लाइव कर दिए हैं। चलिए। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापविंदम वाराणसीनाथ श्रीनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। मैं डॉक्टर राजकुमार आज ई कॉन्फ्रेंस का जो ये कड़ी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, आज उसी कड़ी में हमारे बीच डॉक्टर नवीन कुमार, स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक पीजीटी हिंदी, अनुग्रह नारायण सिंह +2 विद्यालय, रेलीगढ़, हजारीबाग, झारखंड से। जैसा कि आप जानते हैं कि सर के कार्यों की यदि हम बात करें तो सर जो व्याख्यान मेरा है यह झारखंड के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में ड्रॉप आउट की समस्या को लेकर उस पर आज के जो हमारे वक्ता हैं बहुत अच्छी पकड़ भी है, क्योंकि जो मैं आपके सामने वक्ता जो प्रस्तुत कर रहे हैं विशिष्ट व्याख्यान के लिए, एक एक वक्ता आपको जो विषय की गंभीरता होगी उसी को मैं आपके सामने व्याख्यान कराते हैं, उसी वक्ताओं का मैं चयन करता हूँ। आज सर का जो बात करें तो सर प्रभारी के रूप में 2012 से लेकर के 2023 तक +2 उच्च विद्यालय सुंदरगढ़ी गोंडा जिला में यदि हम सर की बात करें कार्य की तो जो 2000 प्रभारी के पद पर रहते हुए 2012 से लेकर के 2023 तक जो कार्य किए उस कार्य की सराहना पूरा गोंडा जिला करता है। और उसी की दृष्टि में देखते हुए 2022 में शिक्षक सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए वहाँ के गोंडा जिला के डीसी सर ने 51,000 रुपए का सर को पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया था। सर उस बगिया से हैं जो मदन मोहन मालवीय की उस तपोभूमि से हैं, उस वहाँ के वो पुष्प हैं जिससे वो पुष्प पूरे भारत में सुगंधित हो रहा है। क्योंकि यदि लेखनी सर की बहुत अच्छी चलती है, लेखनी के माध्यम से जो मदन मोहन मालवीय की उस तपोभूमि का जो पुष्प है संपूर्ण भारत में वह सुगंधित कर रहा है। उसी दृष्टि में देखें ऐसा था बिहार सरकार भी इससे अछूते नहीं थे। बिहार सरकार भी इनके अच्छे शिक्षक के दृष्टि में आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। शिक्षक के दृष्टि से सराहनीय कार्य सर ने भी किया था। बिहार सरकार ने भी इनको पुरस्कृत किया, जिसमें भूतपूर्व जिला 51,000 की राशि से शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद बिहार सरकार ही इनको भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया। कि साहित्यकार मधुकर सिंह स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार आज के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं, हम जितना भी बात करें, आप इनकी झारखंड सरकार में लेखनी की बात करें, जितने भी आप बहुत से पुस्तकें भी लिखी गई हैं, तो आइए हम लोग समय न गवाते हुए सर के श्रीमुख से हम लोग झारखंड के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ड्रॉप आउट की क्या समस्या है उस पर श्रीमुख से सुनते हैं और सभी शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद सर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के व्याख्यान में। और सभी झारखंड के जितने भी शिक्षक हैं सबको सभी तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने विद्यालय परिवार के तरफ से भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए सर, आपके सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर, प्रारंभ करें व्याख्यान। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आवाज जा रही है, आप व्याख्यान प्रारंभ करें।
मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस यस सर, बोले, आवाज आ रही है सर आपकी, बोले। मेरा क्लियर सुनाई दे रहा है ना? यस 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 यस। सबसे पहले, आ रही है ना आवाज सर? हाँ सर, स्पष्ट आवाज है, बोले आप। सबसे पहले झारखंड के सुदूर इलाका में संस्कृत और ज्ञान विज्ञान का अलग जगाने वाले डॉक्टर राजकुमार सर को तहे दिल से शुक्रिया है। और जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे शिक्षक बंधु हैं, उनको भी मैं नमस्कार प्रणाम कर रहा हूं। मित्रों, प्रेमचंद जी के गोदान के बारे में एक विदेशी साहित्यकार ने लिखा था कि जब भी नम मिट्टी से कोई पौधा को उखाड़ा जाता है तो उस पौधे के जड़ के साथ साथ और बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती है। सर आपकी मोबाइल तो हिल रही है सर, अस्थाई कर दें। क्या सर? मोबाइल को सर एक बार अस्थाई कर दें, ऐसे हिल रहा है सर बार बार। ठीक है ना सर? हाँ, मोबाइल को ना सर अस्थाई कर दें कहीं एक जगह। ओके। यस यस, ठीक, ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और झारखंड में ड्रॉप आउट की समस्या। तो मित्रों, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरी पोस्टिंग 2012 में गोड्डा, झारखंड के गोड्डा जिले के सबसे सुदूर इलाका, बिल्कुल आदिवासी बहुल इलाका था। 2012 में हम लोग की वहां पर पोस्टिंग हुई थी और 2015 में मैं वहां का प्रभार लिया। उस समय वहां पर बच्चों की संख्या महज 32 और 34 हुआ करती थी, 1 से 12 तक के बच्चों की संख्या। बड़ा ही ये घटना कचोट रहा था कि 1 से 12 तक क्लास होने के बावजूद भी वहां पर बच्चों की इतनी कम संख्या थी और हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल ही कम बच्चों की संख्या थी। और सबसे पहले मैंने वहां पर प्रभारी बनने के बाद आदिवासी बहुल इलाका में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 3 बजे छुट्टी होने के बाद मैं हर गांव में शाम में घूमता था और अभिभावकों से मिलता था कि आखिर क्या ऐसी समस्या है कि लोग अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने पाया कि वहां पर सबसे मेजर प्रॉब्लम रोटी है और जहां रोटी गूंजती है वहां दुनिया की हर चीज फीकी पड़ जाती है। लेकिन मैं वहां के अभिभावकों को बताया कि अगर आपका बच्चा अगर एक दिन में मजदूरी करेगा तो 400 रुपया कमा सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को अगर पढ़ लिख कर बेहतर नौकरी मिल जाएगा तो 50,000 रुपया एक महीने में कमा सकता है। ऐसे ऐसे कर कर आदिवासी बहुल इलाकों में, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, मैंने हर गांव में लोगों को जागरूक किया। उसके बाद जब मेरे स्कूल के बच्चे टॉप किए मैट्रिक परीक्षा में, तो लोग, मेरे दोस्त, मेरे सलाहकार और मेरे जो मित्र थे विद्यालय के, वो हमको बोले कि नवीन जी, इसको, बच्चे को विद्यालय स्तर पर सबको पुरस्कृत किया जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती, कोई भी पदाधिकारी वहां पे आता था तो सबसे पहले यही क्लेम करता था कि ये आपके स्कूल में बच्चे नहीं, और बड़ा ही मतलब उपहास का पात्र हम लोग को बनना पड़ता था। एक बार चौबे सर आए थे, जब प्रशाखा पदाधिकारी थे, तो वो बोले कि इतने बच्चे, इतने आप लोग पैसा उठा रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, अभी लाओ जी अकाउंटेंस रजिस्टर लाइए, वेतन बंद किया जाए, मात्र इतने कम बच्चे हैं। तो इस टाइप का कोप भाजन हमेशा पदाधिकारी का बनना पड़ता था हम लोगों को। मैं सबसे पहले क्या किया कि जिस बच्चे को स्कूल स्तर पर पुरस्कृत करना था, ड्रॉप आउट बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले उस बच्चे को उस गांव में जाकर और जनप्रतिनिधि, वार्ड और मुखिया के बीच और ग्रामीण जनता के बीच में उस बच्चे को उसके गांव में जाकर उसको हमने पुरस्कृत किया। ये घटना जब ग्रामीण आबादी जब देखी तो उन लोग के लिए एक नई घटना लग रही थी कि ये आज तक मेला में, गांव में मेला लगता है तो भीड़ होता है,
कोई पर्व होता है तो भीड़ होता है। ये क्या हो रहा है? सब मास्टर लोग गांव में आया है, तो देखा कि मुनिया है, फल थी, शोभा मरांडी है, कौन बच्ची है, उसके घर में भीड़ लगा हुआ है। तो क्या भाई, तो उसके घर के ही दरवाजे पर जो उसका खटिया होता था, उसी को स्टेज बना के और मुखिया को बुला के, वार्ड को बुला के, मैं उस लड़की को वहां पर पूरी ग्रामीण आबादी के बीच में पुरस्कृत किया। ये घटना वहां पर आमूल चूल परिवर्तन लाया उस ग्रामीण परिवेश में, और सारी माताएं, बहनें, अभिभावक के आत्मा में ये होने लगा कि काश मेरी भी बच्ची पढ़ने स्कूल जाती तो हमारे भी घर पर उसको पुरस्कार मिलता। ये घटना आमूलचूल संथाल परगना में परिवर्तन लाया। फिर जाकर हमने क्या किया कि जो भी बच्चे मेरे स्कूल में टॉप करते थे, उनके नाम से मैं स्पेशल प्लांटेशन करवाना शुरू किया, प्लांट लगाया, और उस प्लांट पर बड़ा अक्षरों से उस लड़की का और लड़का का नाम लिखवा देते थे कि दिव्या मरांडी ने मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया। तो ये भी एक कुतूहल का विषय बना वहां के लोगों के लिए और बच्चियों के लिए भी कि मेरे नाम से पेड़ लगा है। देख रही हो जो अशोक का पेड़ लगा हो मेरे नाम का है। बच्चे बड़ा खुश होते थे उस घटना को देख देख के कि हमारे नाम से उसके अभिभावक भी आते थे, सारे लोग खुश होते थे। ऐसे ऐसे कर कर आज के डेट में उस विद्यालय में हमने 700 आबादी बढ़ा दी, बच्चों की संख्या 700 हो गई। एक समय हुआ करता था कि 36 और 40 बच्चे थे और वहां 700 बच्चे हो गए, और लोगों में एक शिक्षा के प्रति अजब प्रकार की क्रांति वहां पर हुई। कई एक दफा मतलब दिल्ली से स्पेशल, बिल्कुल झारखंड का रिमोट एरिया था, दिल्ली से स्पेशल टीम आती थी, नीति आयोग की टीम आई। वहां पर जब नीति आयोग की टीम आई तो मुझे याद है कि 2 ब्यूरोक्रेट प्रशिक्षु आईएएस आए थे, तो उन्होंने हमसे आधा घंटा मेरा क्लास लगाए, हर चीज पर सवालिया निशान, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। लास्ट में लोग इतना हमको थकाया कि मेरा स्कूल कैंपस लगिए नहीं रहा था कि वो विद्यालय है, केवल फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी हुई थी, लग रहा था कि इनकम टैक्स का रेट पड़ा हुआ। मैं बार बार ये बोलता हूं कि हम शिक्षक हैं, हमारे अंदर भी आत्मा होता है, और इस टाइप से मेरे साथ किया गया। लास्ट में हम थक के बोले कि सर पहले जो मेजर बातें हैं हमको बताया जाए कि मेजर प्रॉब्लम, तो इतने बच्चे कम क्यों हैं। हम बोले सर रिमोट एरिया है, हायर एजुकेशन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उत्सुकता नहीं है। हम बोले सर ये दिल्ली थोड़े है सर। उसके बाद उन्होंने हमसे एक सवाल किया जो कि बहुत वो बातें वायरल हुई थी उस समय में। लोगों ने, सर ने पूछा कि पिछले बार मैट्रिक में कितने बच्चे परीक्षा दिए थे। हम बोले कि 30 बच्चे परीक्षा दिए थे। तो पास कितने किए? तो मैं बोला कि 100% रिजल्ट। तो बोल रहे हैं कि 30 बच्चे में 100% रिजल्ट आपने दे दिया तो क्या कर लिया। तो मेरे अचानक जुबान से निकल गई कि सर मणिपुर और त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कम है तो क्या वहां के विधायक का वैल्यू नहीं होता है। मैं बोला कि मणिपुर और त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कम है तो क्या वहां के विधायक का वैल्यू नहीं होता है। वो भी तो नॉमिनेट होते हैं, उसी तरह से उनका भी वैल्यू है, जैसे उत्तर प्रदेश के विधायकों का वैल्यू है, बिहार के विधायकों का वैल्यू है। तब उन्होंने पूछा कि कहां से पढ़े हैं, तो हम बोले कि मेरी पढ़ाई लिखाई सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। तब वो थोड़ा, और लास्ट में कहानी यही हुआ कि वो हमको बहुत सारा थैंक्स, बहुत बेहतर तरीके से हमको उन्होंने ब्लेसिंग किया कि नवीन, हम लोग को पता नहीं था कि इतने रिमोट एरिया में आप इतने बेहतर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, मैं सारे झारखंड बिहार के शिक्षकों से भी मैं लगातार वहां भी डिबेट में जाता हूं और बोलता हूं, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे स्टील के बर्तन नहीं है। स्टील के बर्तन ही विम बार से साफ हो सकता है। एक बार विम बार मारिएगा और स्टील का बर्तन साफ हो जाता है। सरकारी स्कूल के मेरे जितने भी बच्चे हैं वो पीतल के बर्तन, और पीतल के बर्तन को रगड़ना पड़ता है। जब तक आप उसको बेहतर ढंग से रगड़िएगा नहीं तब तक उसमें चमक नहीं आएगी। आज मुझे इस बात का बेहद दुख है मित्रों कि कोई भी विद्यालय पूरे झारखंड में अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो लोग यही कह रहे हैं कि सीबीएसई में ऐसे होता था क्या। सीबीएसई में ऐसा हो रहा है इसलिए यहां पर भी वही चीज ऐसे होना चाहिए।
मेरा ये कहना है मित्रों कि जब इस देश में बरगद और पीपल के नीचे पढ़ाई होता था तो हम विश्व गुरु कहलाते थे, और आज स्मार्ट क्लास चल रहा है, उसके बाद भी वर्ल्ड में सबसे नीचे स्थान भारत का है। कहां आखिर चूक हो रहा है? आवाज आ रही है ना सर? हेलो, हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है सर? यस यस, आवाज आ रही है सर, बोले। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, बोले आप। तो मेरा ये चिंतन है कि मैं रिक्शा से जब बैठ के जा रहा हूं, रिक्शा पर जब बैठ के जा रहा था, रिक्शा वालों से मैंने पूछा कि दिन भर में कितना कमा लेते हैं, तो बोला कि सर 400-500 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन तुरंत पीछे मुड़ कर बोल रहा है कि सर लेकिन हम अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। बड़ा मुझे ये बात को चोटा कि बड़ा हम शिक्षकों के लिए शर्म की बात है कि इस देश का रिक्शा चालक भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाह रहा। ये हमारे शिक्षक समुदाय के लिए गहन चिंतन और मनन का विषय है कि आखिर समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी अपने बच्चे को मेरे यहां भेजना नहीं चाह रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की विडंबना देखिए सर, कि प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनके पास ब्रांडेड डिग्रियां भी नहीं है, लेकिन अभिभावकों के दिल में है कि नहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को हम भेज देंगे तो बेहतर शिक्षा ले लेंगे, तो वहां भी उनके बच्चे मार खा रहे हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे अभिभावक गरीब है, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले जो बहुत नीडी हैं, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर से बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर से बेहतर शिक्षा ले रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की नकल करने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही। हम अपने आप में कुछ ऐसा डेवलप करें। झारखंड पूरे भारत का मैं बता दूं, महसूस कर रहा हूं कि सरकारी व्यवस्थाओं में झारखंड की जितनी सरकारी व्यवस्था बढ़िया है, कम संसाधन में उतना दिल्ली का भी व्यवस्था बढ़िया नहीं है, चंडीगढ़ का भी बढ़िया व्यवस्था नहीं है। मैंने हर जगह देखा, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहां के +2 शिक्षकों का और हाई स्कूल शिक्षकों का योगदान है। अब बताइए, शायद आपके यहां शायद सुने कि 2700 बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में। आपके यहां राजकुमार सर के यहां 2700 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की जो रेट है, ड्रॉप आउट का जो रेट है, उससे हमारा जो राज्य है वो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। और आपको मैं एक चीज का जो वादा करूं सर, कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, आने वाले समय में हमारे राज्य के जो बच्चे हैं इतने बूम करेंगे। एथलेटिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। ऐसा नहीं है सर कि सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाने के साथ साथ आज के डेट में एनसीसी हो, एनएसएस हो, सारी गतिविधियों में अपनी परिपक्वता को दिखा रहे हैं। हाँ, दिक्कतें थोड़ा उनको कहां से आ जाती है कि बेचारे प्रभारी महोदय एकदम परेशान रहते हैं दिन भर। उनको यहां तक डर बना रहता है, पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद उनको डर बना रहता है कि एक इनिशियल कहीं छूट गया तो कहीं हम पर कार्रवाई ना हो जाए। हमेशा शिक्षक कार्रवाई के डर से या किसी चीजों से डरे हुए रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक अपने आत्मा से अमृत देता है इस समाज को। ठीक है कि हमारा रिटर्निंग बहुत जल्द इस समाज को नहीं दिखाई देता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जितना ये वही झारखंड है जहां पर झुमरी तिलैया सैनिक विद्यालय पहले हुआ है, यहां पर नेतरहाट जैसे उत्कृष्ट विद्यालय हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक समय आएगा कि झारखंड में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनको या तो बंद कर देनी पड़ेगी या तो वो हमारे कदम ताल से बहुत पीछे रह जाएंगे। अभिभावकों में सरकारी स्कूलों के प्रति इतनी जागरूकता बढ़ी है। पीएनटी मीटिंग, पीटीएम मीटिंग हो रहा है तो लग रहा है कि अभिभावक मेला देखने के लिए स्कूल में आए, इतनी रस हो रही। और जब से सरकार ने ये एसओई और मॉडल विद्यालय में सारी सुविधाएं जब देना शुरू किया, सारे अभिभावक आके, मैं देखा भी अपने स्कूल में कि दिल्ली से जो बच्चे पास आउट हुए हैं सरकारी विद्यालय से पढ़ के और अच्छे ओहदे पे गए हैं, वो फोटोग्राफी करने आ रहे हैं अपने स्कूलों की। फोटोग्राफी कर रहे हैं कि अरे हम जब पढ़ते थे तो खपड़ेल का घर था, स्कूल था, और आज स्कूल में जिम है, लैब है, लैब असिस्टेंट है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रॉप आउट की समस्या है, थोड़ा सा अगर हम शिक्षक गांव गांव अगर घूमना शुरू करें तो ये भी समस्याएं दूर हो सकती है। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए चुनौती का विषय नहीं है। और एक चीज हमेशा सर ध्यान दिया जाए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और मुझे लगता है सर ना कि हर चीज की समस्या का समाधान गांव के पास है। हर समस्या का समाधान गांव के पास है सर। कोविड में भी सर सारे लोग शहर छोड़ के गांव चले गए, काहे भाई? तो यहां पर रहेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। कोविड के समय में भी सारे लोग शहर छोड़ के गांव शिफ्ट कर गए कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। तो मेरा अपना मानना है कि जितने भी अभिभावक हैं उनके दिल में उतरना सीखिए। और मेरे एक प्रभारी मित्र थे सिमडेगा में, वो बोले कि नवीन जी से स्कूल का गेट खोलने का नियम किसका है? तो हम बोले आदेशपाल का। तो नहीं, मेरे यहाँ आदेशपाल गेट नहीं खोल रहा है, क्या करें? हम बोले तो अपने से खोलिए। मैं बोला कि अपने से खोलिए। जिस दिन पद का मतलब गरिमा जो है उसको आप ये मत सोचिए कि हम प्रभारी है तो स्कूल का गेट नहीं खोलेंगे। मैं सुंदर पहाड़ी गोड्डा में स्कूल का बाथरूम तक अपने से साफ करता था। अब रिमोट एरिया में मान लिया कि वहां पे कोई है नहीं, तो हम अगर बाथरूम साफ कर दिए तो इससे क्या छोटा हो गए? तुलसीदास जी लिखे हैं, आप लोग संस्कृत के शिक्षा है, कि इंसान को पद का मद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहां अगर बीओ साहब भी आ रहे हैं तो उनको भी सम्मान देने की जरूरत है। उनको भी सम्मान देना है। ये नहीं कि नहीं बीओ साहब को क्या हम सम्मान दे, +2 के शिक्षक है तो सम्मान दे देने में क्या हर्ज है? हमको नहीं लगता है कि सम्मान देने में कोई दिक्कत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गांव गांव जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं गरीबी के ही चलते, लेकिन एक चीज सर बता रहे हैं कि मैं कल भी राजकुमार सर को बोला था कि सर अगर फिल्म बढ़िया होगी तो 3 घंटा कोई खड़ा होकर भी फिल्म देख सकता है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे 3 घंटा कितना पॉपकॉर्न खिलाइए, लोग कहेगा कि अरे सर चलिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। तो आप विद्यालय का माहौल इस टाइप का जादुई बनाइए कि ग्रामीण सुदूर इलाके से बच्चे आए, पढ़ें और आपकी बातों से वो रूबरू हो और उनको लगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं सर, उन बच्चों से तो जरूर मिला जाए कि कहां पर चूक हो रही है। अभिभावक स्तर पे चूक हो रही है या सामाजिक स्तर पे चूक हो रही है। लोग ये सोचता है कि फलनवा का बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, उसके बाद वो मैट्रिक पास किया और गांव में मोबाइल का दुकान खोल कर बैठल है। तो वो लोग सोचता है गांव का कि अरे फलनवा का तो बेटा मैट्रिक में फर्स्ट आया था, इतना पढ़ने में तेज था, जब वो मोबाइल का दुकान कर रहा है तो मेरा बेटा तो नॉर्मल है, ये पढ़कर क्या करेगा? तो वैसे लोग समाज को ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, जो समाज का आइडियल होकर समाज को रिटर्निंग नहीं दे रहे हैं। वैसे छात्र जो समाज के आइडियल हैं लेकिन समाज को रिटर्निंग नहीं दे रहे हैं, तो उससे कई बच्चे समाज स्कूल से टूट रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अब स्कूल नहीं जाएंगे। अभिभावक भी सोच रहा है कि चलो दूसरे काम में लगेगा तो इसको ज्यादा फायदा होगा। तो अभिभावक से गेट टुगेदर प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन एक लिस्ट हम बनाते थे। और ये भी मैं लिस्ट बनाता था कि जितने मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे सारे बच्चों का मैं लिस्ट बनाता था कि उसके अभिभावक करते क्या है। तो जब मैं लिस्ट में देखा तो देख रहा हूं कि 80% बच्चों के जो अभिभावक हैं, कोई कोयला ढो रहा है, तो कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है। तो जहां पर मित्रों जब हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारा गांव बेहतर हालात में था, 96 में हमने मैट्रिक पास किया, और जब मैं मैट्रिक पास किया तो दादाजी बोले कि अब तुमको आगे नहीं पढ़ना है। काहे भाई? तो अब पढ़ के जज बनेगा, मेरे दादाजी का स्टेटमेंट है। और हमारा भी यही सपना था कि पढ़ लिख कर कैसे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर लेते। तो सोचिए कि जब हम लोग इतने 96 में ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना है, तो दलित जो महादलित परिवार है, ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, उसकी सोच कितना ब्रॉड हुआ होगा। जब मैं पढ़ने बैठता था तो दादाजी यही कहते थे कि कलम खाने को देगा रे, हंसुआ और कुदाल खाने को देगा। मेरे दादाजी, अपने दादाजी की मैं बात बता रहा हूं। और जब मैं पढ़ता था तो यही उदाहरण देते थे कि देख रहे हो गांव में एगो शशि भूषण तिवारी है,
एमए पास कैले हैं, दो विषय से ऐसे ही खाली बगुला के पाक जैसा धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं। तो हमको भी लगता था कि बाबा दादाजी ठीक है बोल रहे हैं, शशि भूषण तिवारी वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं, दादाजी ही सही है, मैं गलत हूं। लेकिन आज वही दादाजी कहते हैं कि नहीं, तुमने अपने मेहनत से और कर्मों से अपने तकदीर को बदला। तो मित्रों, मेरा यह कहना है कि जब हम लोग एक बेहतर माहौल में थे, तब तो लास्ट ये था मैट्रिक पास कर जाना मतलब आप आईएएस हो गए, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैट्रिक पास करना, हमारे समय की बात बता रहा हूं, लोग यही सोचता था कि अब आप आईएएस हो गए, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जाके बिहार पुलिस का फॉर्म हम लोग भरते थे और फौज में दौड़ने के लिए बहाल होते थे। तो जब वहां ये कंडीशन थी, तो यहां क्या कंडीशन हो सकती है? इसीलिए मित्रों, मेरा ये कहना है, आपको शायद नहीं पता होगा तो जानिए, थोड़ा सा सिस्टम का भी लाचारी है, जिसके चलते लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आपको जानना होगा कि विदेशों में लोग प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर प्राइमरी टीचर बनता है, और हमारे यहां लोग प्राइमरी टीचर छोड़कर प्रोफेसर का फॉर्म भरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन कंट्री में, विदेशों में फिनलैंड का पहला स्थान है। वहां पर डीसी साहब से अगर एक टीचर मिलने जाता है तो सबसे पहले डीसी साहब टीचर से बात करते हैं। यहां अगर एक टीचर मेरा जाता है किसी बड़े वरीय पदाधिकारी से मिलने के लिए, तो उसके साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता है। तो जब आप सिस्टम में बैठे हैं, आप जब हमको इनकरेज नहीं कीजिएगा, तो हम तो हमारे साथ तो दिवालियापन छाएगा ही। हमको कहीं से तो थैंक्स चाहिए। एक खाली 5 सितंबर के दिन पूरा देश गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े रट रहा है। उसके बाद 364 दिन हमारे टीचर, पीएचडी होल्डर है राजकुमार सर, लेकिन राजकुमार सर से ज्यादा अनुभवी के है तो पलामू जिला का क्लर्क। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर कोई क्लर्क से आप बात कर रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा जानकार आपको वर्ल्ड में आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो सबसे ज्यादा जानकार है, वो आपको सबसे बढ़िया से बताएगा। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, मैं देख रहा हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के बगल में, कि कम से कम मेरा एक कम से कम सरकार से गुजारिश है कि हर डी ऑफिस के बगल में कम से कम चेयर नहीं, मेरे लिए तो एक 8 बेंचों लगवा दिया जाए। बाहर में सुदूर इलाका से शिक्षक आते हैं, वहां पर बैठने के लिए कम से कम उनको 10 माने बैठने के लिए भी जगह नहीं है किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के अगल बगल में, कहीं पर भी नहीं। मतलब एक बेंच तक भी नहीं, चेयर की तो बातें छोड़ा जाए। तो समाज के कहने के लिए 5 तारीख को शिक्षक दिवस हमको मन गया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ। लेकिन जब रियल धरातल पर जब हमारे दुख दर्द से सराबोर होना होता है, तो सब कोई पीछे मुंह मोड़ लेता है। आज जब तक चाहे सरकार जितना भी, राजकुमार सर जितना भी योजना चला ले, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बेहतर माहौल तभी मिल सकता है इस देश को जब प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाए। जब तक इस देश के प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाएगा, तब तक ना माध्यमिक का रिजल्ट में बेहतर होगा, ना +2 का रिजल्ट बेहतर होगा, ना ही कॉलेज का रिजल्ट बेहतर होगा। फॉरेन कंट्री में क्या है कि सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ध्यान से पढ़ाया जाता है। और हमारे यहां जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है, तब बोर्ड बैठता है। बोर्ड बैठता है, मीडिया पूछती है कि इतना संसाधन होने के बाद रिजल्ट में बेहतर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे। मुझसे भी पूछा गया था, 2020 की बात है, कि इतने बेहतर संसाधन होने के बाद बेहतर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं बोला कि सूखे पत्ते उसी पेड़ के होते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती। तो मतलब यह है कि जब तक आप प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं कीजिएगा, पहले से 5वां तक की जो पढ़ाई है उसकी बेस मजबूत करनी जरूरी है। अभी से भी सर अगर शुरू किया जाए मिडिल स्कूल की पढ़ाई, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई, तो हमारा मैट्रिक बेहतर होगा। अब सोचिए, बार बार ब्यूरोक्रेसी में ऐसी बातों की चर्चा होती है सर। मैं कई एक मित्र मेरे उस ओहदे पे हैं, बिहार में भी, झारखंड में भी, तो उनका यह कहना है, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उनका यह कहना है कि नवीन जी, अगर विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो उसके लिए सरकार दोषी है, लेकिन 8वें क्लास के बच्चे को अगर भावेल नहीं आ रहा है तो इसके लिए कौन दोषी है?
उनका अप्रत्यक्ष रूप से इशारा हम लोगों के तरफ कि अगर 8वें क्लास के बच्चे को भावेल क्यों नहीं आ रहा। तो ये चिंतन की बात है, हमारे लिए भी चिंतन की बात है कि आखिर क्या कारण है कि 8वें क्लास के बच्चे को भावेल नहीं आ रहा। तो जब तक प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हाई स्कूल में बेहतर परिणाम नहीं आ सकते। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सर बातें हो रही हैं। पहले सर मात्र 2 परीक्षाएं हम लोग याद है, हम लोग जब देते थे, एक 6 महीना पे परीक्षा होता था और एक 12 महीना पे परीक्षा होता था, और कोई बीच में हम लोग को डिस्टरबेंस नहीं किया जाता। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके चलते गाहे बगाहे मतलब लीक से अलग हट के न चाहते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि आज जितने भी मतलब हमको तो एक चीज और फील हो रहा है कि मुख्यालय, रांची मुख्यालय से सुदूर इलाका में जितने भी जिले हैं, गोड्डा हुआ, साहेबगंज हुआ, पाकुड़ हुआ, उनकी स्थिति मुख्यालय के स्कूलों से ज्यादा बेहतर स्थिति है। हर मामले में वहां के शिक्षक और वहां के बच्चों का परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में मतलब पिछले 5-6 सालों में ऐसा कभी हुआ हो कि रांची जिला का मतलब सुदूर इलाका के जितने बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सुदूर इलाका के शिक्षक भी जितने समर्पित ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो मुख्यालय में बैठे शिक्षक हैं उनके बेहतर सुदूर इलाका के शिक्षक ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी कारण कि जितना ही आप मुख्यालय से दूर रहिएगा, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में वो बखूबी मजा आएगा। इसलिए मजा आएगा कि आपको तो शाम में 3 बजे के बाद मॉल घूमना नहीं है, मॉल आपको घूमना नहीं है, आपकी दायरा सीमित है। आप लिट्टी बाटी चोखा खा के अस्थिर है, अपना निश्चिंत है कि हमको यहीं तक सीमित है, हमको पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, अपना अपना कर्तव्यों में अपना लगे हुए। तो पूरे आज मैं लिस्ट देख रहा था कि कहां-कहां मतलब ड्रॉप आउट की सबसे ज्यादा शिकार कौन सा जिला है, तो मैं देख रहा हूं कि 10 ऐसे जिले आ रहे हैं जिनके मतलब ड्रॉप आउट में पुअर कंडीशन। लेकिन मैं उसमें देख रहा हूं कि गोड्डा जिला का नाम नहीं था, पाकुड़ का नाम था और जिलों के नाम थे। तो वहां पर मेरे अकेला परफॉर्मेंस देने के चलते सारे प्रभारी महोदय सबसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि सर जानते हैं स्वर्ग कोई दूसरा चीज नहीं होता है, इंसान अपने कर्तव्यों द्वारा एक बेहतर काम कर दे वही स्वर्ग है। जैसे हम शिक्षक हैं, अपने शिक्षण पेशा से ही अपने जीवन में एक पहचान बना ले तो ही हमारे लिए स्वर्ग का काम। जैसे भी राजकुमार सर सुदूर इलाका में, रांची मुख्यालय से 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं, बहुत सारे संस्कृत के शिक्षक हैं, लेकिन ये सुदूर इलाका में बैठकर भी इनमें कुछ करने की जज्बा है, तो सुदूर इलाका में भी बैठकर अपना, जबकि संस्कृत इनका विषय है। मुझे लगता है कि अगर इनका विषय इंग्लिश या साइंस फैकल्टी का होता तो हमको लगता कि ये प्रतिदिन इसरो में अपना प्रोग्राम देते, मुझे ऐसा लगता है। अब संस्कृत जो विषय पढ़ाने वाला शिक्षक जब इतना इनर्जेटिक हो सकता है, तो मुझे बड़ा इस बात के लिए अचरज हो रहा है कि संस्कृत का शिक्षक होकर इतना मतलब सारे हम झारखंड के शिक्षकों को आप एक कारवां में शामिल कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही एक बेहतर मतलब सूचना है कि संस्कृत का शिक्षक होकर कैसे झारखंड के जो या हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उस पर एक संस्कृत का शिक्षक का ध्यान जा रहा है। तो बड़ा हमको, आपको देख रहे हैं तो हमको महर्षि विश्वामित्र याद आ रहे हैं। विश्वामित्र पर एक दिन गुस्सा कर लक्ष्मण जी बोले कि लक्ष्मण जी कि जब आप में इतना ही ताकत है, ठीक ना, और आपके पास दिव्यास्त्र है, सब ब्रह्मास्त्र है, तो आप ही रावण को काहे नहीं मार दे रहे हैं? बात समझ रहे हैं? सुनाई दे रहा है सर? लक्ष्मण जी और राम एक ही साथ पैर दबा रहे थे विश्वामित्र का, तो लक्ष्मण जी गुस्सा ज्यादा उनको आता था, बोले कि गुरु जी एक बात पूछना चाह रहे हैं। तो क्या? तो जब आपके पास दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सारी ताकत आपके पास है, तो रावण का संहार आप ही काहे नहीं कर दे रहे हैं? तो बड़ा विश्वामित्र जी नॉर्मल होके बोले कि पुत्र, चिंतन में और कर्म में फर्क होता है।
हमारी अवस्था सिर्फ चिंतन करने की, कर्म तो तुम्ही को करना होगा। तो वही मुझे लग रहा है कि आपने जो अलख जगाया है पलामू और झारखंड के सुदूर इलाके में, और आप बिहार के बॉर्डर पर भी हैं, बिहार में भी ड्रॉप आउट की समस्या कम नहीं है। बिहार में तो बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षा व्यवस्था में। आए दिन बिहार को, मुझे एक बात लगता है राजकुमार सर, जब विश्व में कहीं शिक्षा नहीं था उस समय बिहार में शिक्षा था। जब विश्व में कहीं शिक्षा नहीं था उस समय बिहार में शिक्षा था, ठीक ना? और जब विश्व में कहीं लोकतंत्र नहीं था उस समय बिहार में लोकतंत्र था। और आज पूरे विश्व में लोकतंत्र है, और बिहार के लोकतंत्र और बिहार की शिक्षा दोनों पर चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बिहार को एक और बुद्धि की जरूरत है। मेरे हिसाब से लगता है कि बिहार को एक और बुद्धि की जरूरत है। वहां पर एक चाणक्य नंद वंश का सर्वनाश कर दिए, और आज बिहार में कई एक चाणक्य होने के बावजूद भी चौराहे पर खड़े हैं, और उनकी स्थिति आए दिन सुनने को मिलता है। तो हमारे अपने समाज के लोग हैं तो बड़ा घुटन महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पर जो धरती चाणक्य को कार्य क्षेत्र रहा, चाणक्य की भूमि रहा, वहां पर लोग इतने असहज शिक्षक क्यों महसूस कर रहे हैं। मुझे बड़ा इस बात का चिंतन है। तो मैं राजकुमार सर बताना चाहूंगा आपका कि आपने जो ये ड्रॉप आउट की समस्या को लिया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो आप अलख जगा रहे हैं उसके लिए टाइम पत्रिका में आपको छपना चाहिए था, क्योंकि सारे शिक्षक हैं हम लोग और अपनी जिम्मेवारी सिर्फ स्कूल तक समझते हैं, और आप 3 बजे के बाद भी लगे हुए हैं कि नहीं, जो संवेदनशील मुद्दा है इस राज्य का उस पर आप अपनी विचार रख रहे हैं, लोगों से विचार ले रहे हैं और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी और पूरे झारखंड के लिए मतलब सम्मान और गर्व की बात है कि आपके दिशा निर्देशन में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि सरकार उस पर अमल करे, मेरे शिक्षकगण अमल करें और हम एक बेहतर झारखंड बनाएं। बहुत पहले झारखंड का में एक जज हुआ करते थे, वो झारखंड की खूबसूरती को लेकर एक बात बोले थे कि खूबसूरत चीज बुरी होती ही है। वो बोले थे कि खूबसूरत चीज बुरी होती ही है, जो भी देखता है गलत निगाहों से देखता है। तो झारखंड के परिदृश्य में मैं बता दूं कि हम लोग भी बहुत राज्य घूमे, अपना कार्य किए, लेकिन जितनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे +2 और हाई स्कूल शिक्षकों का है। जितने शिक्षक आए हैं +2 हाई स्कूलों में, सारे शिक्षक बिल्कुल ही अपने अपने विषयों के अनुभवी शिक्षक। उनको किसी टॉपिक पे आप मतलब उनको कटघरे में आप खड़ा नहीं कर सकते। मुझे तो यही लगता है कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे +2 में पढ़ रहे होंगे, वो सारे बच्चे संस्कृत पढ़ रहे होंगे। संस्कृत उन लोगों का लगाव ज्यादा हुआ होगा और विषयों के बनिस्पत, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड एक्टिंग। एक टीचर अगर बढ़िया कलाकारी कर सकता है, अपनी कला दिखा सकता है, तो वो एक बेहतर नायक समाज के लिए उभर कर हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के व्याख्यान में अद्भुत व्याख्यान आज सुनने को मिला, और बहुत 2-3 मुद्दे लेकर के आपने बहुत अच्छा चर्चा किया था कि हम शिक्षक को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सरकार की कहीं न कहीं सरकार का है, सरकार के साथ साथ हम लोग को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। और हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो +2 के शिक्षक हैं, साथ साथ सभी शिक्षक जितने भी झारखंड के शिक्षक हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सरकार भी कदम से कदम मिला करके बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग अन्य राज्यों के अपेक्षा झारखंड जितना 2-3 साल में इतना बेहतरीन काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार का सराहनीय कार्य है। और निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग निश्चित ही संख्या जो इस समय 100 में अन्य राज्यों के अपेक्षा हम लोग 100 में 100 करने का प्रयास करेंगे। बस शिक्षक कदम से कदम मिलाकर चलें। सरकार भी शिक्षकों का सम्मान, जैसे आपने कहा कि शिक्षकों का सम्मान, सही बात, यह शिक्षक कर रहा है। समाज का एक दर्पण होता है, शिक्षक हमेशा एक समाज का दर्पण होता है। जहां जिस क्षेत्र में शिक्षा का आप सम्मान नहीं करते हैं, वहां का शिक्षा आप देख लें, आप स्वयं आप प्रत्यक्ष देख लें। जिस क्षेत्र के वहां के अभिभावक, जनता, समाज ये शिक्षक का सम्मान नहीं करती है, वहां निश्चित ही उस क्षेत्र का विकास कभी संभव नहीं है। इसलिए समाज को भी सोचना होगा कि आप शिक्षकों का सम्मान करिए, एवं
जितने भी अधिकारीगण हैं सरकार के, सभी को आपको शिक्षकों को सम्मान दीजिए। 100% शिक्षक आपको बेहतरीन काम करके दिखाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ सकता है, सरकार जब ही आगे बढ़ सकती है जब मेरा वर्ग शिक्षित होगा, मेरा समाज शिक्षित होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमें इतना आप व्यस्तता के कारण आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपका मैं सहयोग लेता रहूंगा। आप सहृदय हमें अपना समय देते रहें। नए नए विषयों को लेकर के हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।